अगर हम देखें कि तक़सीम के वक़्त की बात कर लें, दोनों मुल्कों में बहुत अच्छी फ़िल्में बना करती थीं। जब हम फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, बड़े ज़ोर-शोर से चल रही थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। अब तो ख़ैर अगर हम देखें तो ये जो एक डेकेड है, इसमें फिर दोबारा से जो है वो नए ट्रेंड्स आए और नई फ़िल्में बनना शुरू जब हुई, तो कुछ हमने बेहतरी दिखाई। कुछ यानी एक वरना ज़ाहिर है कि कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। उनकी जो फ़िल्म इंडस्ट्री है भारत की, वो तो दुनिया की चंद बेहतरीन फ़िल्म इंडस्ट्री से। तो अगर हम उसको ना भी देखें, लेकिन इतना पीछे तो नहीं रहना चाहिए था। क्यों ऐसा हुआ? एक तो हिंदुस्तान में मुसलसल सिनेमा के अंदर लोग ऐसे मौजूद रहे हैं जिनका ताल्लुक अदब की दुनिया से था, जिनका ताल्लुक फ़न के आला तरीन नमूनों को लेकर चलने से था। आप ये देखो ना, आप जब की बात कर रही हो, मतलब सत्यजीत रे हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में कोई सत्यजीत रे नहीं था। श्याम बेनेगल हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान में कोई श्याम बेनेगल के पाए का प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं था मौजूद। हमारे यहाँ जब यानी आप ये देखो ना कि हिंदुस्तान में फ़िल्म को हमेशा आर्ट का कल्चर, आर्ट का लेवल दिया गया है। वहाँ पे आर्टिस्ट को भी आर्टिस्ट कहा जाता है। हमारी तरह नहीं है कि जहाँ पे आर्टिस्ट को काम करने वाले को थर्ड क्लास किस्म का शहरी तस्वुर किया जाता हो। दूसरी बात ये हुई कि हिंदुस्तान में, जैसे मैंने पहले कहा, कि अदब का साया हमेशा मौजूद रहा है फ़िल्म के ऊपर। उसी वजह से लोग जो हैं उन्होंने ऐसे स्क्रिप्ट बना पाए, वो ऐसे गाने बना पाए, ऐसी मौसीकी बना पाए कि जिसको आप आर्ट का लेवल दे सकते हैं। हमारे वो अनफॉर्चुनेट चीज़ नहीं रही। शुरू में मंटो साहब ने भी कुछ फ़िल्मों के साथ उनकी वाबस्तगी रही है, फैज़ साहब की भी कुछ वाबस्तगी रही है, अहमद राही जैसा शायर हमारा जो है वो फ़िल्म के लिए लिखता रहा। लेकिन ये सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया और उसकी जगह आपके यहाँ एक ऐसा बिजनेसमैन तबका आ गया जिनका अदब से तो दूर का ताल्लुक़ था, बल्कि ताल्लुक़ ही नहीं था, उनका कल्चर से भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। तो वो घटियापन जो शामिल हुआ है, उस घटियापन ने फ़िल्म को बहुत ज़्यादा ख़राब किया। एक और चीज़ ये हुई कि ज़िया साहब के ज़माने में जो गिरावट आई मार्शल लॉ के मतलब तहत, आपको पाबंदी जो लगी और जो पाबंदियों में आके मुतासर हुई फ़िल्म भी, उसने भी बड़ा मुतासर किया है। तो बुनियादी बात यही है कि अदब के साए तले जब भी इंडस्ट्री काम करेगी वो फ्लरिश करेगी। अगर अदब के साए से निकल जाएगी तो उसमें वही गिरावट आएगी जो हमारे यहाँ गिरावट इस वक्त मौजूद है। बहुत एक ऐसी बात, बहुत गहरी बात आपने की कि अदब के साए में अगर फिल्म इंडस्ट्री रहेगी तो वो फ्लरिश करेगी। अच्छा, जो आपने सर पैसे की बात की, पैसा तो अब इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री में भी इन्वॉल्व हो गया। आपने कहा ना बिजनेसमैन आ गए, वहां पर भी मेरा ख्याल है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो कि उसमें सरमाया लगाते हैं। उनकी जो फिल्म होती है उसका तो अब जो वो सारा वो होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, वो तो बिलियंस में जाती है, यानी और वो जब वो कमाती है तो कितने 100 करोड़ कमाया है इसकी गिनती हो रही होती है। तो पैसा तो वहां पे भी आया, लेकिन फिर भी वो फ्लरिश करते रहे। नहीं, मैंने जिस तरह के पैसे की बात की है, मैं किसी ख़ास कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि फ़लाँ बदमाश, ये बदमाश, इस तरह की फ़िल्म बनाने वाले लोग जो थे, जब वो लोग आ गए कि जिनके लिए दादा बदमाश, परदादा बदमाश, और हाँ, मैं उस तरह के लोगों की बात कह रहा हूँ कि वो लोगों ने जब आके पैसा लगाना शुरू किया तो ज़ाहिर है वो वही कुछ ही मतलब आगे आएगा हमारे फिर। और दूसरी बात ये हुई है कि हमारे यहाँ पंजाबी फ़िल्म के नाम के ऊपर जो एक घटिया लचरपन हमारे सामने आया, उसके मुकाबले में उसका तोड़ करने के लिए हमारे पास सिर्फ वाहिद चीज़ मौजूद ये थी कि हमारे यहाँ पीटीवी का ड्रामा जो लॉन्ग प्ले था वो बहुत अच्छा बनता रहा। उसी को अगर लेके आप फिल्म के उस पैराए में उसको तब्दील कर देते तो फिर भी आपकी कुछ बात बन सकती थी। अच्छा, एक हमारे यहाँ तालीम का भी बहुत फ़र्क है। हिंदुस्तान में आप ये देखो, उनका लिटरेसी रेट हमसे कहीं ज़्यादा है। आप उसकी मिसाल ये ले सकती हो कि उनके यहाँ अंग्रेज़ी की तालीम ज़्यादा थी, उनके यहाँ आर्ट, मैं पहले भी ये बात कह चुका कि आर्ट की तालीम बहुत ज़्यादा थी। डांस को उनके यहाँ अकेडमीज़ की सूरत में रखा गया। मैं एक आपको बात बताता हूँ कि मुझे याद है जब मैं पढ़ा था
ये 1990 की बात है। तो अमेरिका में प्रोफेसर मंजूर एजाज हैं, मशहूर स्कॉलर हैं, उनके घर पे एक दावत थी। तो वो दावत में उन्होंने कुछ लोगों को मौसीकी के लिए बुला लिया, गाने के लिए बुला लिया। तो उन्होंने कहा कि यार हारमोनियम पे मैं बुला लूँगा, बजा लूँगा, तो मुझे तबला बजाने के लिए कोई चाहिए। तो उनको किसी ने बताया कि तबला बजाने के लिए आप वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक आर्टिस्ट है, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक़ है, उनको बुला लीजिए। वो बड़ा अच्छा तबला खातून ने बजाया। मैंने जब थोड़ा सा वक्फा हुआ खाने के लिए, हम रुके, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तबला कहाँ से सीखा है? तो उन्होंने कहा मैंने पीएचडी किया हुआ है तबले में। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मौसीकी में पीएचडी की तालीम देती होंगी? उन्होंने कुछ 26 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मुझे गिनवाए। तो जब 26 यूनिवर्सिटीज़ पीएचडी की तालीम दे रही होंगी तबले में और मौसीकी में, तो आप उनका लेवल का अंदाज़ा कर सकती हो। हमारे यहाँ कितनी हैं? अब हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान की हर यूनिवर्सिटी में फिल्म एंड टीवी कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं। मैंने अमेरिका से पढ़ा हुआ है और मैं यहाँ के कोर्सेज के कंपैरिजन में ये बता सकता हूँ कि सिवाय घटियापन के कुछ भी नहीं है। बहुत ही लो लेवल की तालीम है। तो लो लेवल की तालीम के साथ ख़ास तौर पे स्क्रिप्ट राइटिंग में, अब वहाँ पे अमेरिका में आप स्क्रिप्ट राइटिंग में एक एक दो दो बरस लगाते हैं अपनी तालीम में, और वो एक एक दो दो बरस में आप शेक्सपियर भी पढ़ते हैं, आप दुनिया का फाइनेस्ट आर्ट भी पढ़ते हैं, तब जाके आप स्क्रिप्ट लिखने के काबिल होते हैं। यहाँ पे बगैर कुछ पढ़े हुए आपको, मतलब वो हमारे एक बड़े मशहूर डायरेक्टर हैं, उनकी बेगम साहिबा को रखा हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी ने स्क्रिप्ट पढ़ाने के लिए, और वही पंजाबी की 2-4 फिल्में लेके उसी स्क्रिप्ट को वो पढ़ा रही थी। मैं रुखसाना नूर का नाम ही ले लेता हूँ, सहीद नूर साहब की जो बेगम है, वो स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ा रही थी। तो सीखना क्या है बच्चों ने। और बाहर की, मैंने बाहर जाके अब इंग्लैंड में भी देखा, अमेरिका में भी देखा और इंडिया में भी देखा। इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ही हैं ना जो निकलते हैं फिर फिल्म बनाने लग जाते हैं, और उसकी वजह से आर्ट फिल्म उनकी फ्लरिश ही वहीं से करती है। आपने इश्किया देखी होगी, डेढ़ इश्किया देखी होगी, ये सारी फिल्में नौजवानों ने बनाई जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से निकल के आए हुए हैं। जी, दुरुस्त। अच्छा, ज़रिए क्योंकि भारत की बात हो रही है और आपने कहा कि मैंने भी देखा, आप वहाँ पर मेरा ख़्याल है 1 से ज़ायद मर्तबा इंडिया जा चुके हैं। वहाँ पे काफ़ी क्या आप मिले ऐसे लोगों से जिनका ताल्लुक आर्ट से? कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? मैं तकरीबन 5-6 बार गया हूँ, और इसमें 5 दफ़ा तो मैं जो फिल्म एंड टेलीविज़न की जो उनकी आलमी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें शिरकत के लिए गया था बॉम्बे में। फ़िकी फ्रेम्स के नाम से उनका होता है, जो चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इंडियन फिल्म के लोग मिलके करते हैं, तो उसमें मैं शिरकत के लिए जाता रहा हूँ। अब दुनिया जहान से बड़े बड़े फिल्म के इदारे उन्होंने इनवाइट किए होते हैं वहाँ पे, दुनिया जहाँ से स्कॉलर उसमें आ रहे होते हैं। जहाँ एक तरफ आप कह लो कि उनका आम सिनेमा का आदमी होता है, वहाँ श्याम बेनेगल भी होता है। श्याम बेनेगल का मैं नाम इसलिए बात ले रहा हूँ कि श्याम बेनेगल ने उनकी फिल्म इंडस्ट्री को ऐसी ऐसी फिल्म दी है, मंथन हो गई, मंडी हो गई, जिसको कमाल पे पहुँचाया, और वो कमर्शियली भी कामयाब हुई, और उन्होंने फिल्म के ट्रेंड्स को तब्दील करने में बहुत मदद की। तो ये जो एक प्लेटफॉर्म नौजवानों को मिल जाता है। अच्छा, हमने वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके देखा, मैं पूना भी गया हूँ, पूना इंस्टीट्यूट उनका जो है उसका लेवल है कुछ, कि वहाँ एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने अगर तरक्की करनी हो तो आप दुनिया की बेहतरीन फिल्म पढ़ते हैं, आप दुनिया का बेहतरीन आर्ट पढ़ते हैं। आप सिर्फ अपने मुल्क के चंद गिने चुने लोगों को लेके और चंद गिनी चुनी चीज़ों को लेके नहीं काम करते। आपको अगर पोलैंड से कोई अच्छी फिल्म मिल रही है तो आपको पोलैंड से भी काम करने को मिलता है, उनके साथ उनकी चीज़ देखने को मिलती है। अगर आपको फ्रेंच सिनेमा में कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो आप फ्रेंच सिनेमा की भी चीज़ देखते हैं। अगर इटालियन सिनेमा की चीज़ मिल रही है तो इटालियन सिनेमा की भी चीज़ देखते हैं। तो ये है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट को अचीव करने का तरीका, जो हिंदुस्तान में तो हो रहा है, हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप जो इस वक्त मेन फिल्म इंडस्ट्री थी उसको बाहर निकाल दिया वो लोगों ने। अब वहाँ से तो साल में एक फिल्म भी नहीं बनती। लेकिन जो नौजवान फिल्म बनाने के लिए आ रहे हैं उनके लिए ये सबक ज़रूरी है कि वो
हमारे कुछ लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल इस तरह से खाली हो गया। सलमत खूसट बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, उसने कुछ अच्छा काम भी किया है। मंटो के नाम से उसने अच्छी फिल्म बनाई थी। शुएब मंसूर का नाम मैंने पहले लिया है। ये दो नाम तो कम से कम मुझे मोतबर नाम मिलते हैं। लेकिन उसके अलावा अभी नौजवानों को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा मेहनत हमें स्क्रिप्ट के मैदान में ही करने की ज़रूरत है। कि टेक्निक तो आप सीख लेते हैं, टेक्निक वाइज आप थोड़े से कमज़ोर भी हों तो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट इज़ द किंग हमेशा कहा जाता है। आपका कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और कंटेंट फिर मैं दोबारा जोर दे के कह रहा हूँ, आपका तभी स्ट्रॉन्ग होगा अगर आप उसको अदब के पैमानों के ऊपर परखेंगे।